हेलो फ्रेंड्स हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमने मंथन पीलीबंगा ऐप पर फ्री टेस्ट सीरीज मैथ्स की प्रारंभ की है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमें मैंने जो हमने फर्स्ट टेस्ट लिया था उसके 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन में करवा चुकी हूं। अब अपने उसी फर्स्ट टेस्ट के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समूह जी में एक अवयव है जिसकी हमें कोटि दी गई है n, तो हमें अवयव a की पावर m की कोटि बतानी है जहां m और n हमें दिए गए हैं कि सापेक्षिक अभाज्य है। m और n सापेक्षिक अभाज्य। पहले हम इस बात का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें क्या है कि m और n सापेक्षिक अभाज्य, यानी इन दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। सापेक्षिक अभाज्य का मतलब यदि हम इसका मैथ ऐप है m और n का ज्ञात करें तो वो कुछ नहीं आएगा, यानी कि उसमें कॉमन एक, यानी कॉमन कुछ भी नहीं होगा। मैथ ऐप का मान कितना रहेगा, इसके अंदर एक रहेगा। m और n अगर सापेक्षिक अभाज्य है। अब नेक्स्ट हम इसकी जो हमें अवयव है इसकी कोटि की बात कही गई है, हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। ऑर्डर ऑफ a की पावर m, यदि हमें इसकी कोटि फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ a बटा में जो m है और जो इसकी कोटि है a की, इनका मैथ ऐप है। ये हमारे पास किसी भी अवयव की कोटि को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो हमें दिया गया है कि m और n का मैथ ऐप है कितना है, एक है। तो यानी क्या हो गया इसका ऑर्डर ऑफ a, और m व n का मैथ ऐप है कितना है, एक, यानी इसकी कोटि कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ a। यानी ऑर्डर ऑफ a की पावर m की कोटि उतनी ही है जितनी किसकी कोटि है, ऑर्डर ऑफ a की। और a की कोटि कितनी है, a की कोटि n है, तो a की पावर m की कोटि भी क्या हो जाएगी, n। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से हम एक और रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। हमें ऑर्डर ऑफ a की पावर m और ऑर्डर ऑफ a में रिलेशन बताना हो। देखिए ग्रुप के अंदर क्या है, काफी स्टेटमेंट्स आते हैं, हमें लर्न भी करने पड़ते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लर्न करने हैं। हमें उनमें से कुछ को लर्न करना है, बाकी को उनसे कनेक्ट कर कर हमें याद करना है। अब यहाँ तो हमने देख लिया कि जब m और n सापेक्षिक अभाज्य है तो उस कंडीशन में कोटि में क्या रिलेशन है, तो हमने कोटि देख लिया। लेकिन हम जनरल रूप में देखें, m व n का मैथ ऐप है अपॉन के अंदर है, यानी मैथ ऐप है, इसकी कुछ ना कुछ अगर वैल्यू आती है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आए, तो ओवरऑल अगर हम इस राशि की बात करें तो यहाँ कुछ वैल्यू आने से इसका जो मान है वो किससे कम हो जाएगा या बराबर रहेगा, ऑर्डर ऑफ a के। तो यहाँ हमें एक शानदार रिजल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि a की पावर m, इसका जो ऑर्डर होता है वो लेस देन होता है ऑर्डर ऑफ a के, या उसके बराबर होता है। यानी किसी एलिमेंट की अगर पावर की हम ऑर्डर ज्ञात करें तो उसका ऑर्डर उस एलिमेंट के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी, पर उससे कभी ज्यादा नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पर आप इसको लर्न कीजिए, इसको लर्न करने से ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, दोनों को रट्टा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये था, तो इसका हमारा आंसर है ऑर्डर ऑफ a की पावर m बराबर में n। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें क्या है कि वास्तविक संख्याओं पर हमें एक वर्ग मैट्रिक्स दी गई है 2 into 2 की, उसका समुच्चय दिया गया है और मैट्रिक्स गुणन के लिए हमें चेक करना है कि वो समूह बनाता है या नहीं बनाता।
या आबेलियन है या वो चक्रीय समूह है। तो पहले हम समूह की हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि समूह के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए। वह क्लोज्ड होना चाहिए, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, इनवर्स प्रॉपर्टी उसके अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वह समूह बनाता है। तो हम इस मैट्रिक्स गुणन के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या है कि वो क्लोज्ड है या नहीं, हम उसको चेक कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक चीज और भी चेक करनी है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो भी हमें सेट जिसको हमने समूह चेक करना है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है 2 into 2 की रियल नंबर्स पर। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होंगी, यानी कि ये सेट है वो कैसा है, ये सेट को अगर हम जी से डिनोट करें तो ये सेट हमारा कैसा है, नॉन एम्प्टी है। अब हम अगली इसकी कंडीशन देखते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी की। यदि हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो गुणन की संक्रिया होती है वास्तविक संख्याओं पर, वो क्या होती है, क्लोज होती है। दो वास्तविक संख्याओं का गुणन करेंगे तो एक रियल नंबर प्राप्त होगा, दो वास्तविक संख्याओं का योग करेंगे तो एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। तो ये मैट्रिक्स का भी अगर गुणन करेंगे तो गुणन करने से हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, एक रियल नंबर पर ही 2 into 2 क्रॉस की मैट्रिक्स होगी। यानी यहाँ क्लोज प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हम सेकंड की बात करें, एसोसिएटिविटी यानी सहचर्यता। तो आपको इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है कि जो गुणन की संक्रिया होती है वो एसोसिएटिव होती है। तो यहाँ क्या है, गुणन की संक्रिया दी गई है, तो गुणन की संक्रिया है, इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है, जो ये समुच्चय है, ये क्या है, इसमें साचर्यता की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इनवर्स एलिमेंट की। यदि हम इनवर्स एलिमेंट फाइंड करें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट की, इनवर्स तो 4th नंबर पे जाएगी। यदि हम इसकी तत्समकता को फाइंड करें, तत्समकता यानी आइडेंटिटी एलिमेंट को हम इसकी फाइंड करें तो जब आप मैट्रिक्स गुणन, हम इसको वैसे डीपली तो अपने अलग से वीडियो में देखेंगे। मैट्रिक्स गुणन जैसे सिंपल अगर हम गुणन की बात करते हैं, गुणन संक्रिया के लिए, तो वहां जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वो 1 आता है। गुणन की संक्रिया के लिए एलिमेंट्स है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो डिपेंड करते हैं कि हमें कौन सा मैट्रिक्स दिया गया है। या हमें जनरल एक 2 into 2 क्रॉस का मैट्रिक्स दिया गया है तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1 0 0 1, यानी कौन सा मैट्रिक्स है, ये इकाई मैट्रिक्स है, हमें इकाई मैट्रिक्स दिया गया है। ये जो इकाई मैट्रिक्स है, ये इकाई मैट्रिक्स आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मैट्रिक्स गुणन के लिए। आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप किसी भी कोई भी एक मैट्रिक्स लीजिए 2 into 2 की, उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी इस मैट्रिक्स गुणन के लिए, इस सेट के लिए विद्यमान है। तो हमने 3 प्रॉपर्टी तो चेक कर ली, क्लोज की प्रॉपर्टी देख ली, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी देख ली, इकाई मैट्रिक्स को हमने देख लिया। नेक्स्ट 4 नंबर प्रॉपर्टी हम इनवर्स प्रॉपर्टी चेक करेंगे। इनवर्स प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इनवर्स प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की, अब मतलब मैट्रिक्स को हालांकि हम वही बात बाद में देखेंगे। मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए जो उसका, जैसे मैं मैट्रिक्स हमें ए दी गई है, इस मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए इस मैट्रिक्स का जो सारणिक का मान है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में उस मैट्रिक्स के सारणी का मान, और यहाँ ए जो सारणी का मान है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी ऐसे मैट्रिक्स जिनका अगर सारणी का मान 0 नहीं आता उनका इनवर्स विद्यमान
होता है। तो हम यहाँ इनवर्स की प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो इनवर्स के लिए क्या होता है कि प्रत्येक मैट्रिक्स जो 2 into 2 स्क्वायर मैट्रिक्स की है, यदि उसका इनवर्स इस मैट्रिक्स के अंदर विद्यमान होगा तभी हम कहेंगे कि इस समुच्चय के लिए क्या है, इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स मिल जाएंगी जिनके सारणिक का मान 0 होगा। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ली 2 1, ये हमने मैट्रिक्स ली और यदि हम इसके सारणिक का मान फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स विद्यमान नहीं है। एक हमें ऐसी मैट्रिक्स मिल गई जिसका इनवर्स नहीं है, इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब बहुत सारी मैट्रिक्स ले सकते हैं, जैसे हम एक मैट्रिक्स और ली हमने यहाँ 5। अगर हम इस मैट्रिक्स के सारणी का मान फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगी, 0 आएगा। 0 आएगा इसका मतलब क्या है कि इसका भी इनवर्स विद्यमान नहीं है। तो ऐसे हमें बहुत सारी इसके अंदर मैट्रिक्स मिल जाएंगी जिसका इनवर्स विद्यमान नहीं है। इसका मतलब इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही इसका मतलब ये क्या है, ये समूह नहीं बनाता। जब ये समूह ही नहीं है तो चक्रीय समूह, आबेलियन समूह, इसका तो मतलब ही नहीं बनता। पहले तो वो समूह होना जरूरी है ना, उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि वो चक्रीय समूह है या नहीं, वो आबेलियन है या नहीं, वो अनआबेलियन है। तो ये समूह ही नहीं बनाता। तो ऐसे क्वेश्चनों को चेक करने के लिए आप स्टार्टिंग से, जब भी हमें समूह की बात आए, ये ग्रुप थ्योरी है, समूह पे क्वेश्चन बनता है, तो समूह की बात आए तो पहले आप चेक कीजिए कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, फिर आप चेक कीजिए वो क्लोज्ड है, फिर उसके बाद एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी, फिर आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी और इनवर्स की। इनवर्स में आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 7 नंबर। नेक्स्ट हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें निम्न में से सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन हमें दिया गया है कि समूह एक दूसरे समूह का सब ग्रुप है। ये हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, सब ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब ग्रुप क्या होता है। सब ग्रुप की हम परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट को चेक करेंगे। तो सब ग्रुप के लिए क्या है, हमें एक समूह दिया होगा, एक समूह जी, इसका एक सबसेट है कोई, मान लेते हैं वो एस है, ये सबसेट है। ये सबसेट इस जी का उप समूह कहलाएगा। कब कहलाएगा, एक तो ये इसका सबसेट होना चाहिए, यानी एस है वो जी में से ही लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो ये एस है ये कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, यानी फाई नहीं होना चाहिए। एस है इसमें कम से कम एक अवयव होना ही चाहिए। जी समूह है, ये पता ही हमें, ये ऑलरेडी क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है जी समूह। तो एस हमने क्या लिया, जी में से लिया, और एस क्या है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नेक्स्ट ये एस है इस जी का सब ग्रुप कहलाएगा। यदि एस है वो क्या है, इस जी में परिभाषित संक्रिया, जो जी के लिए संक्रिया है, इस संक्रिया के सापेक्ष वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। जो जी के लिए परिभाषित संक्रिया है उसी संक्रिया के लिए एस क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड का मतलब कि दो एलिमेंट हमें किस में से लेने हैं, एस में से लेने हैं, और जब हम इस पर संक्रिया अप्लाई करेंगे तो वो किस में से होने चाहिए, वो भी एस में से ही होने चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेकंड नंबर क्या आती है, जो एस है
वो इस जी के सापेक्ष परिभाषी जो संक्रिया है उसके सापेक्ष ये क्या बनाना चाहिए, समूह बनाना चाहिए। यानी बेसिकली हमें सब ग्रुप के लिए क्या चेक करना है, सब ग्रुप के लिए आपको ये चेक करना है कि एक तो वो जो हमें सब ग्रुप जिसको चेक करना है उस समूह में से होना चाहिए, दूसरा वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कम से कम एक अवयव होना चाहिए, यानी कि रिक्त समुच्चय है वो किसी भी समूह का उपसमूह नहीं होता। अच्छा स्टेटमेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि रिक्त समुच्चय है वो किसी भी समूह का उपसमूह यानी सब ग्रुप नहीं होता। फिर आपको ये चेक करना है कि जो जी के सापेक्ष संक्रिया है, ध्यान रखना जी के सापेक्ष जो संक्रिया है उसी संक्रिया के सापेक्ष वो जो सबसेट है वो क्या होना चाहिए, वो समूह होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है वो समूह, यानी समूह के लिए जो हमने 4 प्रॉपर्टीज की थी वो चारों की चारों प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो एस है वो क्या है, जी का उपसमूह है। तो यहाँ हमने उपसमूह को समझ लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया गया है समूह, कौन सा दिया गया है, 1 - 1 और एक दिया गया है R प्लस। अब देखिए जो R प्लस है हमें पता है कि ये क्या है, एक समूह है, प्लस के सापेक्ष ये क्या बनाता है, R वास्तविक संख्याओं पर एक समूह बनता है। अब हम अपने इसको चेक करना है, जिसको चेक करना है तो हमें पता है कि 1 और -1 ये किस में से है, रियल नंबर में से है, ये रियल नंबर है। 1 और -1 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये वास्तविक संख्याओं का क्या है, सबसेट है। नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं कि जो इसको चेक करना है ये क्या है, नॉन एम्प्टी है, यानी इसमें क्या है, 2 एलिमेंट्स है, तो हमने ये 2 इसकी चेक कर ली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या वो R के सापेक्ष जो संक्रिया दी गई है उसके लिए समूह बनाता है या नहीं बनाता। तो यहाँ देखिए R है वो प्लस के सापेक्ष समूह बनाता है, और यहाँ हमें दिया गया है 1 - 1 और इनटू की संक्रिया दी गई है। इसकी अगर हम बात करें इंडिविजुअल तो ये समूह बनाता है, इसका समूह बन रहा है, 1 और -1 गुना के सापेक्ष समूह बनाता है। लेकिन सब ग्रुप की क्या डेफिनेशन है, सब ग्रुप की ये डेफिनेशन है कि जो समूह के लिए संक्रिया है उसी संक्रिया के सापेक्ष ही इसको उपसमूह बनाना चाहिए, इसको समूह बनाना चाहिए। तो यहाँ प्लस की संक्रिया है लेकिन ये समूह तो बना रहा है, समूह है ये ध्यान रखना, पर किस संक्रिया के लिए, गुना की संक्रिया के लिए। यहाँ हमें दिया गया है प्लस की संक्रिया, इसका मतलब कि ये जो समूह है ये समूह इस समूह का उपसमूह नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका उपसमूह नहीं है। उपसमूह के लिए ध्यान, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा ग्रुप के अंदर ध्यान रखना कि सेट और संक्रिया दोनों इंपॉर्टेंट है। आप दोनों में से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों को आपको अच्छे से देखना है। ये जो इधर वाला है सबसेट है, ये समूह तो बना रहा है लेकिन ये R प्लस की संक्रिया के लिए और ये इनटू की संक्रिया के लिए, उपसमूह के लिए जरूरी है कि जो समूह की संक्रिया है वही संक्रिया इस सबसेट के लिए होनी जरूरी है। तो यहाँ ये क्या है, इसका उपसमूह नहीं है, तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत है। अब नेक्स्ट अगले कथन की हम बात करते हैं। हमें क्या दिया गया है, 2 उपसमूह दिए गए हैं, 2 उपसमूह, 2 सब ग्रुप दिए गए हैं। इन सब ग्रुप का हमें क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। यूनियन भी क्या है, एक सब ग्रुप होता है, हमें ये चीज देखनी है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ग्रुप के अंदर मोस्टली जैसे अगर आप आगे भी बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप आएगा, पर सामान्य नॉर्मल सब ग्रुप आएगा। जब इसमें क्या होती है, हमें 2 सब ग्रुप्स दे दिए तो हमें दे दिए उनका कॉमन पूछ लेते हैं और उनका यूनियन पूछ लेते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन की बात नहीं कर रही मैं, मोस्टली क्वेश्चन में जो कॉमन होता है वो तो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है,
लेकिन यूनियन के लिए हमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी और चाहिए होती है। तो यहाँ हमें क्या है कि H यूनियन के लिए हमें मतलब दो उपसमूह के लिए हमें चेक करना है। तो यहाँ हम एक उपसमूह एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ग्रुप है Z+, हमने एक ग्रुप ले लिया Z+, योज्य समूह प्लस के सापेक्ष संक्रिया, या हम H ले लेते हैं और एक K ले लेते हैं। हम जो स्टेटमेंट है उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। एक समूह ले लिया, उस समूह के हमने दो उप समूह ले लिए, एक उप समूह H है, एक उप समूह K है। अब हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे, H यूनियन K। यूनियन में क्या आते हैं, H और K के एलिमेंट्स हम लेते हैं सारे के सारे। तो यहां हम करेंगे तो क्या आएगा, -8 -6 4 3 0 3 4 6 8। इस प्रकार से हमारे पास यूनियन में ये एलिमेंट्स आ गए। अब हम चेक करेंगे जो H यूनियन K है वो प्लस की संक्रिया के सापेक्ष, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि उप समूह के लिए संक्रिया वही होती है जो समूह के लिए होती है, और समूह के लिए संक्रिया कौन सी है, प्लस की संक्रिया है। तो उप समूह के लिए हम संक्रिया देख रहे हैं तो प्लस की संक्रिया, तो प्लस की संक्रिया के लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये समूह बनाता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्लोज प्रॉपर्टी को ही चेक कर लेते हैं। हम इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स ले, हम ये दो एलिमेंट्स ले ले, अगर हम इस पे प्लस की संक्रिया अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -7, और -7 बिलोंग्स नहीं करता। आप कोई और एलिमेंट्स ले सकते हैं, जैसे -4 और +3 ले लीजिए, तो कितना आएगा, -1, ये भी बिलोंग्स नहीं करता यूनियन के को। ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स लेकर चेक कर सकते हैं, जैसे कि -6 और 4 लिया तो कितना आया, -2, ये भी बिलोंग नहीं करता H यूनियन के को। कहने का मतलब H यूनियन के में क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब क्लोज सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, समूह नहीं बनाता। जब ये समूह ही नहीं बनाएगा तो ये Z+ का उपसमूह कैसे होगा। तो यहां हमने देखा है कि कोई भी समूह है उसके अपने दो उपसमूह लिए, उन दो उपसमूह का हमने यूनियन फाइंड किया। जब हम यूनियन करें तो हमने देखा कि वो यूनियन है, वो उस समूह का क्या है, उपसमूह नहीं है। तो हमारा जो सेकंड नंबर स्टेटमेंट था कि किसी समूह के दो उपसमूह का यूनियन भी क्या होता है, उपसमूह, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है कि 1 व 2 दोनों ही क्या है, सत्य नहीं है। तो ये उपसमूह से संबंधित क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि H व K G के दो आबेलियन सब ग्रुप हैं। तब हमें कुछ दिया क्या है, उनको अपने को चेक करना है। इसको चेक करने से पहले हम अब इसकी G की कुछ प्रॉपर्टीज, उपसमूह की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन को देखेंगे। कोई भी समूह G हमें दिया गया है, इस समूह G के दो उपसमूह हमें दिए गए हैं। H व K, ये H और K ध्यान रखना है, इस G के क्या है, उपसमूह है। तब अगर हमें H K को अगर हम चेक करें तो H K जो इसका एक सबसेट होगा G का, तो H K को अपने अगर चेक करें कि G का उपसमूह है या नहीं, तो आपको ध्यान में रखना है कि H K है
वो जी का उपसमूह नहीं होता। ये एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो हम इसकी और इससे रिजल्ट फाइंड करेंगे वो आप इसे लिंक कर याद कर सकते हैं। यानी अगर हमें जी है, उसके हमें दो सबसेट्स दिए गए हैं, दो उपसमूह दिए गए हैं, और उनका अगर हम गुना करें तो हमें नहीं पता कि वो जी का उपसमूह होगा या नहीं होगा। तो HK के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर HK और KH बराबर हो जाए, यदि ये हमें दे दिया जाए कि HK है वो KH के बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो HK है वो G का क्या होगा, उपसमूह होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि H और K G के दो उपसमूह है, तो HK G का उपसमूह नहीं होगा। लेकिन अगर HK और KH बराबर है तो वो क्या है, G का उपसमूह होगा। अब हम बात करें कि जब G आबेलियन हो, तो यदि हमें दिया जाए कि G आबेलियन है, आबेलियन यानी क्रम विनम्य, यदि G हमें क्रम विनम्य समूह दिया जाए यानी आबेलियन समूह दिया जाए, तो आबेलियन का मतलब क्या है कि A और B किसके बराबर होंगे, B और A के। क्रम का कोई महत्व नहीं है, क्रम विनम्य है ये, तो AB बराबर किसके आएगा, BA के। तो यहां से अगर H और K इस G के दो उपसमूह हैं, तो उस कंडीशन में जब G आबेलियन है तो हम कह सकते हैं कि HK है वो किसके बराबर होगा, वो KH के बराबर होगा। यानी अगर हमें कहा जाए कि G एक आबेलियन समूह है, उस कंडीशन में HK के बारे में बताना हो, तो इस रिजल्ट से हम बता सकते हैं कि HK क्या है, वो G का क्या है, उपसमूह होगा। आबेलियन से हम आइडिया लगा सकते हैं कि HK है वो G का डेफिनेटली क्या होगा, उपसमूह होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारे क्वेश्चन में है कि आबेलियन समूह की बात कही गई है। तो स्टूडेंट्स को अगर इतना पता होता है कि HK है, KH दिया गया है और आबेलियन समूह है, आबेलियन को देखते ही वो सोचते हैं कि इसका आंसर ये होगा कि HK है वो G का सब ग्रुप होगा। अब इसको सोचते हैं कि आबेलियन दिया गया है और हमने पढ़ रखा है कि आबेलियन आते ही HK क्या हो जाएगा, G का उपसमूह हो जाएगा। पर आपको अच्छे से इसके कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट में क्या है कि G के आबेलियन होने की जरूरत है। पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस आपको क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि G आबेलियन नहीं है, G के दो आबेलियन सब ग्रुप। ये जो आबेलियन वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, वो H और K के लिए यूज हुआ है, ना कि G के लिए। इसको अच्छे से समझना है आपको। अगर ये आबेलियन है वो G के लिए दिया जाता तो हमारा आंसर क्या होता, फर्स्ट नंबर आंसर होता कि HK क्या है, G का सब ग्रुप है। पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कहा गया है कि H और K आबेलियन है। ये आपस में क्रम विनम्य नहीं है, इनके जो एलिमेंट्स है वो क्रम विनम्य है। H और K खुद आबेलियन है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर रहेगा सेकेंड नंबर कि HK है वो G का सब ग्रुप नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना है। हालांकि हमने ये पढ़ रखा होता है कि G आबेलियन है, आबेलियन को देखते ही हमें इसका ये आंसर लगता है, पर नहीं, ये जो आबेलियन है वो G के लिए यूज ना होकर वो H और K के लिए कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि H और K है वो G का सब ग्रुप नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रुप जिसकी कोटि क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसका हमें क्या बताना है कि उचित उपसमूह यानी प्रॉपर सब ग्रुप की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है। तो हमें एक ग्रुप G दिया गया है, उस ग्रुप G के दो सब ग्रुप होते हैं, एक तो E यानी तत्समक और एक स्वयं वह ग्रुप G।
किसी भी समूह की अगर हम बात करें तो उसके दो उपसमूह होते हैं, एक तो ई है और एक जी है। ये तो उसके अंदर डेफिनेटली होते ही होते हैं, ई और जी। और ये जो दोनों उपसमूह है ये कहलाते हैं इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर सबग्रुप कहलाते हैं। इसे ही विषम उपसमूह कह देते हैं। तो इम्प्रॉपर सबग्रुप है वो किसी भी समूह में दो होते हैं। इसके अलावा जो भी उस समूह में उपसमूह विद्यमान होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो प्रॉपर सबग्रुप कहलाएंगे। प्रॉपर सबग्रुप यानी उचित उपसमूह कहलाएंगे, ई और जी के अलावा उचित उपसमूह। तो हमने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ग्रुप जिसकी कोटि क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या, इसका भी आपको मतलब पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें एक का या उस संख्या का खुद का भाग जाता है, उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। अब इन दो कंसेप्ट से हम अपने आंसर को देखेंगे। तो अभाज्य संख्या ग्रुप जिसकी कोटि अभाज्य संख्या है। आप कोई भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभाज्य संख्या आप कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने 13 ले लिया। हमने ले लिया कि इस ग्रुप की कोटि है वो अभाज्य संख्या यानी कि 13 है। अब इसकी 13 है तो इसका मतलब इस 13 में एक का भाग जा सकता है और इसका भाग जा सकता है, 13 का भाग जा सकता है। ये है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए कि जो उपसमूह है, उपसमूह की जो कोटि है, वो जो ग्रुप है उसकी कोटि की क्या होती है, भाजक होती है। यानी जो भी सब ग्रुप प्राप्त होंगे उस सब ग्रुप की जो कोटि होगी वो कोटि क्या होगी, उस ग्रुप की कोटि की भाजक होगी। यदि भाजक नहीं है तो वो उपसमूह नहीं बनेगा। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में हमारे पास अभाज्य संख्या दी गई है। अभाज्य संख्या है, इस अभाज्य संख्या में या तो एक का भाग जाएगा या फिर किसका भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा। एक का मतलब इसमें क्या है, तत्समक एलिमेंट है ई, और 13 का मतलब है वो पूरे का पूरा सेट। इसके अलावा और कोई भी इसके अंदर समूह उपसमूह नहीं बनेगा, क्योंकि और उपसमूह बनने के लिए उसका इसके अंदर भाग जाना जरूरी है। पर ये एक क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने के कारण इसमें किसी और का भाग नहीं जा सकता। इसके अंदर सिर्फ दो का ही भाग जा सकता है, एक तो एक का और एक 13 का। यदि एक लेंगे तो वो तत्समक अवयव होगा, 13 लेंगे तो वो क्या होगा, स्वयं वह क्या होगा, एक समूह होगा। यानी कि जब ग्रुप है जिसकी कोटि अभाज्य संख्या है उसके अंदर हमेशा क्या बनेंगे, एक दो ही उपसमूह बनेंगे। एक तो ई वाला उपसमूह बनेगा, एक वह स्वयं उपसमूह बनेगा। और जब ये उपसमूह बनते हैं तो ये कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं। यानी कि विषम उपसमूह इसके अंदर विद्यमान है, लेकिन उचित उपसमूह की बात करें तो इसके अंदर उचित उपसमूह विद्यमान नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, संख्या कितनी है, 0। यानी इसमें उचित उपसमूह क्या है, विद्यमान नहीं है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे इस टेस्ट सीरीज के। नेक्स्ट जो अगली टेस्ट सीरीज होगी उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।